उपग्रह के बारे में हम आप लोगों को पिछले चैप्टर में कुछ बता चुके हैं, ठीक है, कि उपग्रह क्या कहलाते हैं। ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं विभिन्न कक्षाओं में, उन्हें हम कहते हैं उपग्रह। अच्छा, उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा होता है कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह का मतलब यह है कि जो ग्रह से टूट करके कुछ ऐसे पिंड होते हैं जो ग्रह की ही परिक्रमा करने लगते हैं, ग्रह के ही चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं, उन्हें हम उपग्रह कह देते हैं। ये उपग्रह प्राकृतिक उपग्रह कहलाते हैं। लेकिन जो कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं, मतलब जो मानव द्वारा बनाए जाएं, जैसे हम आप साइंटिस्ट मिलकर के बनाते हैं और बनाने के बाद में उन्हें अंतरिक्ष में स्थापित करते हैं। अभी तक ऐसे ही ग्रह बनाए गए हैं जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें स्थापित कर देते हैं, वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं। चक्कर लगाने के बाद में हमारे पास में विशेष सूचनाएं भेजते रहते हैं नेटवर्किंग के द्वारा, ठीक है। तो ये अलग बात हो गई। लेकिन अब यदि कोई पिंड किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जिसे हम उपग्रह कह रहे हैं, वो किसी न किसी निश्चित वेग से गति कर रहा होगा, तब कोई उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर किस वेग से गति करता है, उसका वेग कितना होता है कक्षा में, ये जानने की आवश्यकता है। प्लस किसी भी उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है, मतलब एक उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाता है तो एक चक्कर कितने समय में लगा लेता है, ये हमें जानना है, ठीक है। ये तो हमें दो चीजें निकालना है, एक उपग्रह का कक्षीय वेग, मतलब उपग्रह जिस कक्षा में गति कर रहा है उसका वेग, और उसका परिक्रमण काल। अलग अलग उपग्रहों के परिक्रमण काल और वेग अलग अलग होते हैं। पता नहीं कौन पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर कितनी त्रिज्या की कक्षा में चक्कर लगा रहा है, ये डिपेंड करता है कि किस त्रिज्या के मार्ग में चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो जरा बात को समझिए। मान लीजिए ये पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी का केंद्र है और ये पृथ्वी की त्रिज्या है RE, ये पृथ्वी का केंद्र O हो गया। अब इससे स्मॉल h ऊंचाई पर एक उपग्रह चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के चारों ओर, ये एक कक्षा है और यहाँ पर कोई पिंड है और ये h ऊंचाई पर है पृथ्वी तल से। तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी अगर हम डिस्टेंस देखें, जिसे हमने स्मॉल r मान लिया, तो ये कितनी कहलाएगी, स्मॉल r जो है वो RE प्लस h के बराबर ही कहलाएगी। भाई RE ये है और h ये है। पृथ्वी का द्रव्यमान ME है, इस पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m है, जो कि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर कोई पिंड अर्थात कि कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर यदि चक्कर लगाता है, वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, तो वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने के लिए उसे एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। वो अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलेगा? पृथ्वी इस पिंड पर एक बल लगाएगी जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। वो जो पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, उस गुरुत्वाकर्षण बल से जो उपग्रह को अभिकेंद्र बल की आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाएगी। मान लो कि स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड है जो v वेग से चक्कर लगा रहा है। अगर इधर पर हम देखें तो ये हो जाएगा VO, इधर पर अगर हम देखें मतलब जिस बिंदु पर देखेंगे VO वेग से वो चक्कर लगा रहा है। तो पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्र बल कितना होगा? पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्र बल ये कहलाएगा mv²/r, इतनी होता अभिकेंद्र बल। और गुरुत्वाकर्षण बल पिंड पर पृथ्वी के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल ये कहलाता है g, पृथ्वी का द्रव्यमान है, me पिंड का द्रव्यमान है, m/r²। तब अगर हम देखें तो अभिकेंद्र बल mv²/r बराबर हो जाना चाहिए gmem/r²। एक r से एक r कैंसिल हो गया, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, VO² बराबर क्या आया gme/r, या हम VO बराबर लिख सकते हैं √gme/r।
इतना होता है साहब, कोई कक्षा में अगर कोई उपग्रह चक्कर लगा रहा है तो वो इतने वेग से चक्कर लगाएगा। साथ में हम इसे ऐसा भी मान सकते हैं, क्योंकि अपने को ये पता है कि R बराबर है RE प्लस H, तो VO बराबर आ जाएगा √GME अपॉन RE प्लस H। इसके पदों में भी हम रख सकते हैं। साथ में हमको ये भी पता है कि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो होता है G बराबर GME अपॉन RE स्क्वायर। ये हमने संबंध पढ़ा भी है। या GRE स्क्वायर बराबर GME, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे अलग भी कर सकते हैं, GRE स्क्वायर GME रख दो अपॉन RE प्लस H, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यदि हम ये माने कि H इज लेस देन RE, मतलब जो पिंड है, जो उपग्रह है, वो पृथ्वी तल से थोड़ी ही ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी तल से थोड़ी ही ऊंचाई पर, ना के बराबर ऊंचाई पर, तब H बहुत छोटा हो जाएगा। ये काफी डिस्टेंस है, अगर मान लो यहीं पर वो चक्कर लगा रहा हो कहीं पर, तो H को हम छोड़ दें, नगण्य मान लें, तो VO बराबर कितना आ जाएगा GRE स्क्वायर अपॉन RE, और एक RE से एक RE कैंसिल, तो VO बराबर √GRE। इतना होता है भाई साहब वेग, जिसे हम कक्षीय वेग कहते हैं। कि एक उपग्रह अपनी कक्षा में जिस वेग से चक्कर लगाता है उसका वेग इतना होता है। यहाँ पर हमें पता चल जाए पृथ्वी तल पर अगर चक्कर लगा रहा है तो वैसे पता चल जाएगा, G का मान 9.8 होता है, RE पृथ्वी की त्रिज्या है जिसका मान 6400 किलोमीटर होता है। दोनों की वैल्यू रख के निकाल सकते हैं कि पृथ्वी तल पर अगर कोई पिंड चक्कर लगाएगा तो उसका कक्षीय वेग कितना हो जाएगा। आ गई पूरी बात समझ में?